Welcome back to SKV Study Point. Today I discuss class 12th Macroeconomics chapter 3 राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? राष्ट्रीय आय, कारक आय एवं हस्तांतरण आय में अंतर देखेंगे, सामान्य निवासी, घरेलू सीमा। 5-6 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या देंगे आप? पहले किताबी भाषा देखते हैं। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक आय जैसे अपनी कारक सेवाओं को देने के बदले में प्राप्त पुरस्कार का कुल जोड़ है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। तो किताबी भाषा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय एक देश के एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय, सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त साधन आय का कुल जोड़ है। एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त साधन आय का कुल जोड़ को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। यानी कि एक देश के सामान्य निवासी द्वारा क्या साधन सेवाएं पहले प्रदान की जा रही, भूमि सेवा, भूमि श्रम, पूंजी उद्यम, ये सभी साधन सेवाएं के रूप है, जिसे हम कारक सेवा भी कहते हैं। ये सभी प्रदान किया जा रहा है और इनके बदले में साधन भुगतान प्राप्त करता है। इन सभी के आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे एवं विदेशों से प्राप्त साधन आय, इनको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। यानी कि एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के कुल जोड़ को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। कारक आय क्या होता है? कारक आय का परिभाषा क्या कहता है? कारक आय का परिभाषा ये कहता है कि साधन सेवाएं के बदले में प्राप्त की गई आय कारक आय कहलाता है। साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त की गई आय को कारक आय कहते हैं। किताबी भाषा देखते हैं क्या कह रहा है। कारक आय उत्पादक इकाइयों द्वारा परिवारों को उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में क्या भुगतान। कारक आय या कारक भुगतान को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक, कर्मचारियों के रूप में अर्पित की गई सेवाओं के बदले में परिवारों को प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। कर्मचारियों के पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कारक आय के अंदर कितने घटक शामिल होते हैं? कर्मचारियों के पारिश्रमिक कैसे? उत्पादकों को कर्मचारी जब साधन सेवाएं देता है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम इसका साधन सेवाओं का रूप है, तो बदले में क्या प्राप्त करता है? कारक आय यानी कि साधन आय प्राप्त करता है। पहला घटक इसका ये हो गया कारक आय का। कारक आय का दूसरा घटक क्या है? लगान किराया। यानी कि उत्पादक को जब भूमि प्रदान की जाती है तो भूमि के बदले में क्या मिलता है? किराया मिलता है। दूसरा ब्याज कैसे मिलता है? जब पूंजी उत्पादक को परिवार द्वारा उनकी पूंजी का उत्पादक इकाइयों द्वारा उपयोग करने के लिए, यानी कि परिवार क्षेत्र जब उत्पादक क्षेत्र को पूंजी देती है तो उत्पादक क्षेत्र को बदले में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। लाभ यानी उद्यम को प्राप्त होता है लाभ, उद्यमशील को लाभ प्राप्त होता है परिवार द्वारा उनके उद्यमशील कौशल का उत्पादन। यानी कि परिवार द्वारा उत्पादक क्षेत्र को अपनी कौशल प्रदान कर देते हैं, उसके बदले में उनको प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है।
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम केवल इन्हीं 4 प्रकार की कारक आय को सम्मिलित करते हैं। 4 प्रकार के कारक आय कौन कौन से? एक तो हो गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है कि उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्पित की गई सेवाएं, यानी कि उत्पादक इकाइयों को जब किसी प्रकार की सेवाएं देते हैं तो उसके बदले में आय जो प्राप्त होता है वो कर्मचारियों को पारिश्रमिक होता है। लगान, जब उत्पादक को मकान दिया जाता है तो उसे लगान या किराया प्राप्त होता है। जब उत्पादक को पूंजी दिया जाता है तो ब्याज। जब उत्पादक को उद्यमशील दिया जाता है तो उसे लाभ प्राप्त होता है। कारक या हस्तांतरण आय क्या होता है? कारक या हस्तांतरण आय, कारक आय वे आय होता है जो काम करने के बदले में इनकम प्राप्त होता है। जैसे कि कारक आय का सिंपल डेफिनेशन आप ये देंगे कि उत्पादन के साधनों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एवं उस सेवाओं के बदले में प्राप्त आय कारक आय कहलाता है। और हस्तांतरण आय क्या होता है? बिना उत्पादन के साधनों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। इसमें उत्पादन के साधनों द्वारा किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं किया जाता है और बदले में उसे फ्री का जो आय मिलता है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। जैसे आपके पापा आपको जेब खर्च देते हैं तो एक हस्तांतरण आय हो गया, जो आपने किसी प्रकार का उत्पादन किया आपको आय प्राप्त हो गया। इसे हस्तांतरण आय को अनार्जित आय भी कहते हैं। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये बिना किसी उत्पादन के प्राप्त आय है, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। सामान्य निवासी देखते हैं। सामान्य निवासी किसे कहते हैं? एक देश के सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो जिस देश में 1 साल तक रह रहा हो, उसका आर्थिक हित का केंद्र उसी देश में हो। आर्थिक हित का केंद्र मतलब उत्पादन, उपभोग एवं निवेश उसी देश में कर रहा हो तो वह व्यक्ति एक सामान्य निवासी कहलाता है। अब किताबी भाषा देखते हैं क्या कह रहा है। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारण संबंधित देश में निवास करता है और जिसका आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होता है। निम्नलिखित अवलोकन पर ध्यान दें। एक देश में 1 वर्ष की अवधि के लिए उससे अधिक अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का साधारण निवासी माना जाता है। देश का साधारण निवासी माना जाता है। एक व्यक्ति उसी देश में आर्थिक रुचि होती है, आर्थिक रुचि उसी देश में होती है तो वह व्यक्ति सामान्य निवासी कहलाएगा। आर्थिक रुचि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। आर्थिक रुचि जब उत्पादन आप करते हैं उसी देश में, उपभोग आप उसी देश में करते हैं, निवेश भी उसी देश में करते हैं, तो आर्थिक रुचि आपका उसी देश में, तो आप एक सामान्य निवासी कहलाएंगे। तो आप सिंपल सा ऐसे भी सामान्य निवासी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक देश के सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो जिसका आर्थिक हित का केंद्र उसी देश में हो। आर्थिक हित का केंद्र आप समझा देंगे ब्रैकेट में कि आर्थिक हित का केंद्र के अंदर उत्पादक, उपभोग एवं निवेश उसी देश में करता हो, ठीक है, और 1 साल तक उसी देश में रह रहा हो तो वह व्यक्ति एक सामान्य निवासी कहलाएगा। बस यही डेफिनेशन सिंपल सा दे देंगे। अब भारत के सामान्य निवासी, भारत के गैर सामान्य निवासी, इनमें अंतर देखते हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाला भारतीय, भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाला भारतीय सामान्य निवासी कहलाएगा। कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी भारत के गैर निवासी कहलाता है। कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास कहाँ पर है? कनाडा और जापान में है, वो काम कर रहा है, तो भारत के लिए उस समय
वह एक गैर निवासी कहलाएगा। भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी। कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास। कहाँ का दूतावास है? भारत के दूतावास। काम करने वाले विदेशी। कनाडा और भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी गैर निवासी कहलाएंगे। उसी प्रकार भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, ये भारत के ही व्यक्ति हैं, ये सामान्य निवासी कहलाएंगे। काम तो कर रहे हैं WHO के अंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर, लेकिन है कहाँ पे? वो भारत में स्थित है। वो भारत में स्थित है, इसी के कारण वो सामान्य निवासी कहलाए। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी। विदेशी काम कर रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे स्थित है? भारत में तो स्थित है, लेकिन काम कौन कर रहा है? विदेशी कर रहा है। विदेशी कर रहा है, इसीलिए वो गैर सामान्य निवासी कहलाएगा। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत में स्थित है और काम करने वाले स्थानीय लोग हैं। स्थानीय लोग हैं। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले जर्मनी निर्देशक। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत में स्थित है, लेकिन काम कौन कर रहा है? जर्मनी निर्देशक। काम करने वाले जर्मनी निर्देशक एक गैर निवासी है। शेष विश्व में भारत का राजदूत। भारत का राजदूत कहाँ पर है? शेष विश्व में भारत का राजदूत है, तो वो एक सामान्य निवासी है। भारत में शेष विश्व का राजदूत, भारत के अंदर दूसरे देश का राजदूत है, तो वो एक गैर निवासी है। अगर भारत के अंदर, अगर विदेश में भारत का राजदूत है, तो वो एक सामान्य निवासी है। भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक, भारत के कोई भी विदेशी नागरिक 1 से अधिक वर्ष के लिए अगर रह रहा हो, तो वो एक चिकित्सा के लिए, अध्ययन के लिए, कोई व्यक्ति विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा हो या डॉक्टरी कर रहा हो, तो वो एक सामान्य निवासी कहलाएंगे, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से वह विदेश में रह रहे हैं, इसलिए वह एक सामान्य निवासी कहलाएंगे। भारत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ वह गैर निवासी कहलाएंगे। अब राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासी की आय सम्मिलित होती है। एक देश के सामान्य निवासी की आय सम्मिलित होती है। इसमें गैर निवासियों की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भले ही वे हमारे देश के नागरिक होता है। क्या कह रही है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं आय को सम्मिलित किया जाएगा जो सामान्य निवासी की आय होती है। इसमें गैर निवासी यानी कि जो भारत के निवासी नहीं है, उनकी आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं आय को सम्मिलित किया जाएगा जो देश के सामान्य निवासी हो, परंतु जो गैर निवासी की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भले ही वे हमारे देश के नागरिक क्यों ना हो। यानी कि वो है तो भारत के नागरिक, लेकिन वह एक गैर निवासी की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भले ही वे हमारे देश के नागरिक हो। राष्ट्रीय आय में उनकी आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक देश की घरेलू सीमा। एक देश की घरेलू सीमा का डेफिनेशन आप क्या देंगे? एक देश की घरेलू सीमा उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित
की गई भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी का स्वतंत्र रूप से परिचालन होता है, उसे हम घरेलू सीमा कहते हैं। घरेलू सीमा किसे कहते हैं? एक देश के घरेलू सीमा उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित की गई उस आर्थिक सीमा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु तथा पूंजी के स्वतंत्र परिचालन होता है, उसे हम घरेलू सीमा कहते हैं। घरेलू सीमा उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित की गई उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं पूंजी के स्वतंत्र परिचालन होता है, उसे हम घरेलू सीमा कहते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा? एक तो घरेलू आय, घरेलू आय, घरेलू आय, प्लस में विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसमें जब जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय का निर्माण होगा। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अगर आपको निकालना हो तो आप घरेलू आय को जोड़ेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय या साधन आय भी हम इसे कह सकते हैं, ये जोड़ेंगे तो आपका राष्ट्रीय आय निकलेगा। अगर यही आपको घरेलू आय निकालना होगा तो क्या करेंगे? घरेलू आय निकालना होगा तो आप सिंपल सा घरेलू आय निकालना होगा तो ये कर देंगे, घरेलू आय राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे। राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देंगे तो आप